राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड 2023 आंसर की SA1 एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2023 को, क्लास 8 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। वीडियो को अंत तक देखें और अपना आंसर चेक कर लें। पहला सवाल है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर उसका है वारेन हेस्टिंग्स। सही आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। अगले सवाल पे चलते हैं। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो सही आंसर है आपका मैसूर। क्या आंसर सही है? मैसूर। अगले सवाल पे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सही आंसर है टॉमस मुनरो। सही आंसर क्या है आपका? टॉमस मुनरो। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? सही आंसर आपका है मुंबई। सही आंसर क्या आपका? मुंबई। किस तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ? किस तिथि को भारत गणतंत्र घोषित हुआ? सही आंसर आपका है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? झारखंड में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर आपका है 14। डी नंबर ऑप्शन 14 आपका सही आंसर है। राज्यसभा के लिए 6 है और लोकसभा के लिए 14। टोटल सांसद झारखंड से 20। झारखंड में लोकसभा के 14 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 6, और टोटल सांसद कितने होते हैं झारखंड से? 20। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सी अदालत है? तो सही आंसर क्या आपका है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या आंसर आपका है? सर्वोच्च न्यायालय। सही आंसर क्या आपका? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सी अदालत है? सर्वोच्च न्यायालय। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। अगला सवाल पे चलते हैं। केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट किस प्रकार का संसाधन है? केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट किस प्रकार का संसाधन है? सही आंसर है संभाव्य। ऐसा संसाधन है जिसका खोज किया गया है लेकिन अभी तक इसका उपयोग में लाया नहीं गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? संभाव्य संसाधन। केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइट संभाव्य संसाधन है। अगले सवाल पर चलते हैं। डोभा निर्माण किस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का एक उपाय है? डोभा निर्माण किस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का एक उपाय है? तो जल का बचाव के लिए किया जाता है, जल संरक्षण। डोभा निर्माण से किसका संरक्षण होता है? जल, पानी का, वाटर का। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? तो सही आंसर आपका है चीन। क्या है आपका सही आंसर? क्या है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश क्या हो गया? चीन। विश्व का है ये, तो इसका मतलब एशिया का भी हो जाएगा। पूछ सकता है सवाल, एशिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है?
तो चीन हो जाएगा। विश्व का भी चीन, विश्व में चीन है, एशिया में भी चीन। अब चलते हैं 2 नंबर वाले में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 11 नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित विवाद की सुनवाई किस अदालत में शुरू होती है? जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित विवाद कहाँ पे सुनवाई होती है, कौन सी अदालत में? तो सही आंसर आपका है दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट में आपका जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित विवाद की सुनवाई होती है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो सही आंसर आपका है राष्ट्रपति। क्या है? सबसे बड़ा पोस्ट भारत में कौन सा है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में कृषि का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में कृषि का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो सही आंसर आपका है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है? जिसमें किसान छोटे मोटे औजार से अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो भारत में कृषि कौन सा स्वरूप प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि। अगले सवाल पे चलते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सवाल क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है आपका सतत पोषणीय विकास। सही आंसर क्या है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, ज़रूरत और भविष्य के लिए उसको बचा के रखना, जो संतुलन बना के रखना है, उपयोग भी करना है और बचा के रखना भी है, इसी को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल है आपका अगला, चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे? चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे? चार्ल्स वुड के नीति पत्र में निम्नलिखित प्रावधान थे। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो ब्रिटिश सरकार को अस्थायी बना सके। ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा शिक्षा देना है जिससे भारतीय नागरिक ब्रिटिश सरकार को अस्थायी बना सके। दूसरा, यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना, जो यूरोपीय ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना, शिक्षा को किस मीडियम से पढ़ाना है? अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ाना है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना और विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अगला पॉइंट क्या है? विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? इसके क्या परिणाम हुए? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज हड़प नीति का सहारा लिया। भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? विलय या राज हड़प नीति का सहारा लिया। इस नीति के अनुसार
जिन रियासतों का, जिन राज्यों का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता था। मतलब जिन राज्यों में, जिन रियासतों में किसी राजा या किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता था, तो उस राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेता था। इसके तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। साथ ही यही नहीं, ये जो नीति है, ये नीति 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। परिणाम यही हुए कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1857 के जो महान विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, उसका होने का प्रमुख कारण, एक कारण ये भी था लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 प्रदान किए गए हैं, और 6 में से आपको 3 लिखना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों को। तो 6 में से 3 लिखना है। 6 है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 बचा हुआ है, लेकिन जब बना था संविधान उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक हटा दिया, संपत्ति का अधिकार को। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सभी का नाम लिखिए, साथ ही संसद के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। सवाल क्या है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, सभी का नाम लिखिए, साथ ही संसद के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए आंसर को हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। पहला सवाल था कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। और संसद के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? महत्वपूर्ण कार्य है आपका कार्यपालिका, सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना और सरकार को मार्गदर्शन देना या मार्गदर्शित करना। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा। संसद के महत्वपूर्ण कार्य हैं कार्यपालिका, सरकार का चुनाव करना, सरकार को नियंत्रित करना, सरकार को मार्गदर्शन करना। ये आपके संसद के महत्वपूर्ण कार्य। फिर अगला एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है देश हित में कानून बनाना। देश हित में कानून बनाना। मृदा निर्माण के मुख्य कारकों को उल्लेख कीजिए। अगला सवाल है मृदा निर्माण के मुख्य कारकों को उल्लेख कीजिए। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका, मृदा संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थान में ये अलग अलग कारक अलग अलग होते हैं। मतलब मिट्टी के निर्माण में क्या क्या कारक है, तो उसमें पहला कारक है जनक सेल का स्वरूप। मतलब जिस चट्टान से मिट्टी बनेगा उसका स्वरूप कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है
और जो स्थलाकृति है वहाँ पे जहाँ पे ये जनक सेल है या जो जिस चट्टान से मिट्टी बनेगा वो स्थलाकृति आकृति कैसा है, जे पदार्थ की भूमिका और मृदा संगठन में लगा समय, मिट्टी बनने में जो समय लगा है, ये इसके प्रमुख कारक है। ये अलग अलग स्थान में ये कारक अलग अलग हो सकते हैं। 1857 ईस्वी क्रांति के क्या क्या, अगला सवाल है 1857 ईस्वी क्रांति के क्या क्या कारण थे, विस्तार से लिखिए। 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक इत्यादि के कारण जिम्मेदार थे, जिसने विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। मतलब एक कारण नहीं है, बहुत से कारण थे, जिसमें से क्या है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। तो पहला कारण क्या है, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति। अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार नीति पहला कारण है। दूसरा है डलहौजी की हड़प नीति। तीसरा है कुशासन के आधार पे अवध को मिला लेना। नाना साहब का पेंशन बंद कर देना। नाना साहब का पेंशन बंद कर देना। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के लिए उनका नजराना बंद कर देना। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा देना। ये भी कह दिया गया था कि उसके उत्तराधिकारी को बादशाह नहीं माना जाएगा। मतलब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई मुगल शासक नहीं रहेगा। इससे क्या हो गया, पब्लिक, जनता नाराज हो गए। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि जब्त कर ली। देसी राजाओं के सेनाओं को भंग कर दिया गया। जो देसी राजा अपना सेना रखते थे उसको भंग कर दिया गया। सती प्रथा, नरबली प्रथा को बंद कर दिया गया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया। तो इससे क्या हो गया, जो सामाजिक स्तर पर लोग नाराज हो गए कि जो परंपरागत तरीका से मानते आ रहे थे उससे क्या हो गया, वो नाराज हो गए। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार। उस टाइम स्त्रियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। रेल, डॉक्टर आदि का व्यवस्था, रेलवे लाइन बिछाना, पोस्ट ऑफिस का निर्माण करना। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कुटीर उद्योगों को पूरी तरह नष्ट करना। अंग्रेजों के मुक्त व्यापार की नीति एवं इंग्लैंड में बने वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचना। सैनिकों को समुद्र पार भेजना, मतलब लड़ाई के लिए समुद्र पार कर भेजना। जो हिंदू धर्म को मानते थे जो सैनिक, वो अपने आप को अच्छा नहीं मानते थे समुद्र पार करना। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और सुविधा देना। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और सुविधा देना। तत्कालिक कारण क्या है उसको देख लेते हैं। एक कारण है निःशुल्क पत्र भेजने की सुविधा समाप्त करना। सैनिकों को निःशुल्क चिट्ठी भेजने का सुविधा प्राप्त था, जिसको समाप्त कर दिया गया। और तत्कालिक कारण है जो मुख्य, जो तुरंत आग लग गया। तत्कालिक कारक जो कारण है वो क्या है, नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति देना। ये राइफल पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस से अच्छी थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काट कर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल के सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक आस्था पे चोट थी। तो तत्कालिक कारण क्या था, नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, जो मुंह से काटा जाता था। अब है अंतिम सवाल, झारखंड में स्थित निम्नलिखित खनिजों में से एक एक उत्पादक क्षेत्र जिला का नाम लिखिए। तो देखिए आपका लोह एसक कहाँ मिलता है, लोह एसक मिलता है गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू, पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। आपका लोहा कहाँ मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है,
गुआ, नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरू। कोयला कहाँ मिलता है आपका? धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़। अबरक कहाँ मिलता है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। अबरक कहाँ मिलता है? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। बक्साइट कहाँ मिलता है? गुमला, लोहरदगा। बक्साइट कहाँ मिलता है? गुमला, लोहरदगा। और तांबा कहाँ मिलता है? मूसाबनी, राखा, घाटशिला, बहरागोड़ा। ये पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ है? ये पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में। और सरायकेला, ये सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है। आपका तांबा कहाँ मिलता है? मूसाबनी में मिलता है, राखा में, घाटशिला में, बहरागोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और सरायकेला में मिलता है जो सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।